हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर लिया था और उसके बारे में सारी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्या होता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री क्या होती है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। मतलब चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी बेसिक चीज़ों की जरूरत है उनको हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये वाले वीडियो में हमारा बेस्ड रहेगा हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस एक बार सिलेबस को देखें तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया था, अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो ये वाला वीडियो रहेगा इसमें हम पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे, हीट के बारे में देखेंगे, वर्क के बारे में देखेंगे और उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे कि क्या होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कैसे हम इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? हर एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां हम हर एक एटम के बारे में बोलते हैं, हर सॉलिड, हर लिक्विड, हर गैस के बारे में बोलते हैं। तो सबके अंदर क्या रहती है, उनकी खुद की अंदर की एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये एनर्जी कैसे बनती है, दो चीजों का सम होती है। फर्स्ट तो एक उनके अंदर हमने देखा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर प्रीवियस चैप्टर में कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं अंदर, सब एटॉमिक लेवल में सब क्या करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। उसी से क्या होता है, उस बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन होता है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे वैसा मोशन हो रहा है कंपन का। और वो मोशन कैसा होता है, तीन प्रकार का होता है, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल। रोटेशनल मोशन जैसे इलेक्ट्रॉन का एक मोशन होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ट्रांसलेशन मोशन एक प्रकार का वाइब्रेशन थ्रू एंड फ्रो, और ट्रांसलेशन मतलब इधर उधर मूव करना जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन रहता है जिससे उस बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन होता है, ये आधा पार्ट रहता है क्या, इंटरनल एनर्जी का। तो एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसके कारण क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है। यदि हम मॉलिक्यूल्स को दूर करना चाहते हैं तो दो एकदम एटम लेवल पे, मॉलिक्यूल्स लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे उनके बीच में फोर्सेस लग रही होगी। तो यदि आप उनको अलग करना चाहते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दो चीजों का सम होता है। एक तो मॉलिक्यूलर लेवल की काइनेटिक एनर्जी जो उनके मोशन के कारण आती है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो उनकी इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण आती है। तो ये दोनों चीज का सम होता है क्या, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो डिटेल में देखते हैं। तो क्या होगी अपनी इंटरनल एनर्जी? फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम। पोजेस्ड बाय द सिस्टम मतलब टोटल एनर्जी जो उसके पास है। सिस्टम मतलब क्या है, जो भी चीज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी हमारा फोकस है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, तो टोटल एनर्जी उस सिस्टम के पास जो है जिसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन। मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन के कारण। मॉलिक्यूलर मोशन मतलब जो इंटर एटॉमिक लेवल में उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो, और मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन मतलब वो कैसे सेट है। गैस की यदि हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बारे में बात करें तो ऑब्वियस ही बात है वो कम होगी एज कंपेयर टू यदि हम सॉलिड्स की बात करें। सॉलिड्स एक दूसरे को एकदम अच्छे से पकड़ के रखते हैं तो सॉलिड की इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होती है। तो ये भी क्या होता है, आधा पार्ट होता है इंटरनल एनर्जी का। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम जो एनर्जी पोजेस्ट करता है, किस कारणों से, दो कारणों से। एक अपनी मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन मतलब कैसा वो सेट है, कैसे उसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरा मॉलिक्यूलर मोशन, उसके अंदर लेवल पे जो मोशन होते हैं। और ये हर बॉडी में होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में होते हैं। क्यों ऐसा मोशन होते हैं, जो भी बॉडी जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, मतलब 1 केल्विन है, तो एब्सोल्युटली उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस तो कितना होता है, 273 केल्विन होता है लगभग। तो मतलब सोचिए हर बॉडी के अंदर मोशंस होंगे ही पार्टिकल के, मतलब हर एक बॉडी के अंदर थोड़ी ना थोड़ी इंटरनल एनर्जी होगी। और वो सॉलिड हुई, लिक्विड हुई, गैस हुई, तो उस हिसाब से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी को हम हीट देंगे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि उस बॉडी में हीट आ गई है, हम उस हीट को बोलेंगे कि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी पढ़ना पड़ता है। इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, ये तीनों क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एक पार्ट है इंटरनल एनर्जी का, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी।
मॉलिक्यूलर मोशन, मोशन हो रहा है, वेलोसिटी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू के से डिनोट करते हैं। द मोशन इंक्लूड्स, और कितने प्रकार के मोशन होते हैं ये हमने डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट में देख लिया है। कितने प्रकार के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन मतलब एक सीधी लाइन में जाना, रोटेशन मतलब किसी के अबाउट रोटेट होना या अपने एक्सिस में ही रोटेट होना, एंड वाइब्रेशनल मोशन, जो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेशन मोशन करते रहते हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये तीनों से क्या बनती है, उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जो क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारी इंटरनल एनर्जी का। द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन मतलब वो कैसे सेट हैं, उनके बीच की इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब आप 12th में जाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं, और जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आती है। इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, तो अर्थ की ग्रेविटी से ही हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। कोई चीज हाइट में है तो इसका मतलब क्या है, mgh, जितनी h हाइट में उतनी उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अर्थ और उस बॉडी को आप एक प्रकार से दो अट्रैक्टिव चीजें सोच लीजिए जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अब अर्थ की सरफेस से कोई बॉडी जितनी भी ऊपर जाती है उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। तो सेम यदि दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जैसे मॉलिक्यूल्स की बात हम करें, दो मॉलिक्यूल्स हैं, यदि दोनों मॉलिक्यूल्स को मेरे को अलग करना है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना इनको मैं दूर करते जाऊंगा उतना इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, और बढ़ते जाएगी। तो यही क्या होता है, एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर। तो इंटरनल एनर्जी यू क्या होगी हमारी, सम होगी दो चीज का, यू के मतलब मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन, यू के प्लस यूपी, इंटर काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो ये क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। Thus, internal energy of the system is the sum of molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference relative to which center of mass of the system is at rest. रिलेटिव टू विच सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन पे भी रखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, उसमें भी इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि वो कहीं एक तो रखी हुई है, तो एक तो वो ऑब्वियस ही बात है रूम टेम्परेचर में ही होगी, 21-22 डिग्री सेल्सियस में होगी, 0 केल्विन से कितना ऊपर है वो, तो उसके मॉलिक्यूल्स कंपन कर ही रहे होंगे और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे को पकड़ के रखे होंगे, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी होगी, तो वो दोनों का सम उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज हो उसके अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, चाहे वो कैसा भी मैटर हो, कुछ भी हो। ओके, अब बात करते हैं हम इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैसेस में क्या होता है कि उनकी जो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम जीरो मान लेते हैं, मतलब जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होगी। क्यों ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि आइडियल गैसेस के बीच की जो फोर्सेस होती है, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस, वो जीरो होती है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते आइडियल गैस को, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस उसमें जीरो होती है। देखते हैं, इन एन आइडियल गैस देयर आर नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब यदि हम जब भी आइडियल गैस एज्यूम करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को एकदम पकड़ के नहीं रखते, उसके बीच की कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती, सो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखने वाली फोर्सेस क्या होती है, जीरो होती है। एंड द गैस डज नॉट पोजेस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, और गैस जो रहती है वो क्या करती है, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती उसके पास, आइडियल गैस के पास, मतलब यूपी वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन में ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें यदि हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिर्फ उसके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन के कारण ही की जो एनर्जी होगी वही इंटरनल एनर्जी होगी। Hence, internal energy of an ideal gas is just the sum of kinetic energies associated with various random motions. तो क्या होगी, जितने भी उसके अंदर मोशन हो रहे हैं, मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बस उसी का सम होगी, मतलब बस काइनेटिक एनर्जी ही होगी उसकी। और वो मोशन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशनल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, जो उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन हो रहे हैं उसी का हम क्या ले लेंगे, वही हम बोलेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, अब वो मोशन किस कारण होता है, किसी भी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स एटॉमिक लेवल पे जो उनका कंपन होता है वो किस कारण होता है, टेम्परेचर के कारण होता है। जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा है उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे होंगे, मतलब जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। Thus, internal energy of an ideal gas depends on
इट्स टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि आइडियल गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा तो हम बोलेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत कम रहा तो हम बोलेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी कम है। तो यू आइडियल गैस की यदि हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो सिर्फ क्या होगी, यू के होगी, मतलब सिर्फ उसकी इंटर काइनेटिक एनर्जी ही होगी बस। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइडियल गैस की हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल गैस के बारे में। तो जो भी रियल गैसेस होंगी, मतलब जो रियल लाइफ की गैसेस होती हैं, आइडियल गैस को हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा कंसिडरेशन सिंपल हो, हम कोई भी चीज को डिराइव करें तो वो सिंपली डिराइव हो जाए, और वो चीजें रियल तक भी क्या होती है, एप्लीकेबल हो जाती है, इसलिए हम सिंप्लिसिटी से डिफिकल्ट तक जाते हैं। तो रियल गैसेस की यदि हम बात करें तो रियल गैसेस की इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है, मतलब उनकी इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो हमने एकदम स्टार्टिंग में मतलब इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, वही होगी क्या, रियल गैस की होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी सम और उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का भी सम। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस, मतलब जितनी भी रियल गैसेस होती हैं, एयर वेयर जो भी सब, इन रियल गैसेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नॉट जीरो, मतलब आर नॉट नेग्लिजिबल। तो यदि रियल गैसेस के बारे में बात करें तो भले वो फैल जाती है, मगर उनके बीच में एक दूसरे को पकड़ने की थोड़ी सी तो फोर्सेस होती है, इंटर एटॉमिक फोर्स। भले किसी भी गैस को हम कंटेनर में रखें तो वो फिल करके उसको पूरा, मतलब पूरा फिल कर देती है एक्सपैंड होके, बट उनके बीच में फोर्सेस होती है एटम्स के बीच में, मतलब एक दूसरे को थोड़ा तो पकड़ने की कोशिश करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एक्सर्ट्स म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर। क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं, एक तो पकड़ के भी रखते हैं, ऊपर से क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे को। तो क्या करते हैं, एक्सर्ट्स म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर, मतलब थोड़ा सा एक दूसरे को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं उन लोग। भले एज कंपेयर टू लिक्विड सॉलिड बहुत कम होती है, बट कुछ तो होती है। देयरफॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन चेंजिंग दी डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है यदि हम उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं। सेम इसको आप कैसे समझ सकते हैं, अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमें उस ऑब्जेक्ट को हाइट में लेके जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो भी वर्क हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अर्थ और वो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, एक प्रकार की अट्रैक्टिव फोर्सेस है। Thus, internal energy of a real gas is the sum of इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होती है ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो नॉर्मल जो हमने ओरिजिनल डेफिनेशन देखा वो रियल गैस के लिए लागू होता है। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, सिर्फ यू के होगा, मतलब सिर्फ उसकी इंटर काइनेटिक एनर्जी ही होगी बस। ओके, तो अब जब रियल गैस में हमने आइडियल गैस में देखा कि सिर्फ उसकी इंटर काइनेटिक एनर्जी के कारण ही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, तो मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। बट रियल गैस क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पे डिपेंड करेगी। तो जो रियल गैस की इंटरनल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी और उसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी कि कितना फैला हुआ है, कितना क्लोज है। एकदम क्लोज रहा तो ठीक है, एकदम फैला रहा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इट वुड ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो क्या करेगी वो, ऑब्वियसली दोनों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे भी और उस गैस के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी किसी रियल गैस की इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये था इंटरनल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट लॉ का एक पार्ट ये है, फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें 3 टर्म होती है, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट। तो एक टर्म के बारे में हमने समझा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी जो सिस्टम है वो क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। एक सिस्टम हुआ, उस सिस्टम की हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर दी, बट जैसे हम अपनी ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो फ्यूल है वो क्या है, हमारा सिस्टम है, उस पर हम हीट और वर्क का एनालिसिस देख रहे हैं। बट वो जो पूरा सिस्टम है, मतलब एज अ बाइक या एज अ कार, वो क्या कर रही है, पूरा मूव कर रही है। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम जब मूव कर रहा है तो उसके पास बाहरी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी है। बाहरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसके मूव करने के कारण, क्योंकि वो पूरा सिस्टम भी मूव कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में कभी भी हम जब पूरा सिस्टम मूव करते रहता है तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते। इंटरनल एनर्जी हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो बस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। वो ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, यदि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर उधर, वो ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऊपरी लेवल पे भी होगी, मतलब वो पूरे ऑब्जेक्ट की भी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कंसीडर नहीं करते, याद रखिएगा। तो द इंटरनल एनर्जी इज ए मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल। मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, एक तो स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एक प्रकार के स्टेट वेरिएबल्स हैं, मतलब एक स्टेट को वो डिफाइन करते हैं, वैसी वो क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टीज है। ओके, तो
इंटरनल एनर्जी क्या है, हमारा एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी भी चीज की, या उसका हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल है। अब माइक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम ऊपरी लेवल से देखें तो हम उसका इफेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल का मतलब समझ में आया। माइक्रोस्कोपिक मतलब ऊपरी तौर पे हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, और स्टेट वेरिएबल का मतलब प्रॉपर्टीज है वो। द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दी स्टेट ऑफ द सिस्टम। किस पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी? स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। मतलब सिस्टम कैसी कंडीशन पे पहुंचा है, वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस पाथ से पहुंचा है। यदि हम दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके जाते हैं, कि मतलब उनकी एनर्जी हम चेंज करते हैं एक दूसरे स्टेट तक, तो एक सिस्टम को बड़ा रास्ते से गया, एक सिस्टम छोटे रास्ते से गया, बट दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंचे, तो वो क्या होगा, हम बोलेंगे ऐसी प्रॉपर्टीज क्या है, स्टेट डिपेंडेंट है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठा के एक पर्टिकुलर हाइट तक रख दें, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यदि हम उसको पूरा घुमा के फिर उसी हाइट पे रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वही होगी। मतलब एक प्रकार की क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसा है ये, कि ये जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, किस रास्ते से उस पॉइंट पे पहुंची है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, एक प्रकार का ये स्टेट वेरिएबल है। इसको हम एक और चीज क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शंस। पॉइंट फंक्शन मतलब वो जो भी, क्योंकि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, सिस्टम के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस पॉइंट पे हम जब भी उसमें चेंजेस होता रहा होगा या उसका प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं देखेंगे प्रेशर 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, ऐसा नहीं एनालिसिस करते। हम क्या देखते, पहले प्रेशर ये था, अब एट द एंड प्रेशर कहां पहुंचा, तो प्रेशर क्या हुआ, एक प्रकार का उसका स्टेट वेरिएबल हुआ, बीच में क्या फर्क हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो वैसी इंटरनल एनर्जी इनिशियली क्या थी, फाइनल क्या थी, बीच में कितनी चेंज हुई, बढ़ी कम हुई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी चीजें जो पॉइंट डिपेंडेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। यदि हम हीट और वर्क की बात करें तो हीट और वर्क ऐसे डिपेंड नहीं करते। हीट और वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। इसी चीज के बारे में देखेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करती है, कि वो किस पॉइंट में था और फाइनल पॉइंट उसका कहां गया, किस रास्ते से वो गया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए फाइनल पॉइंट में पहुंचने के लिए, वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जस्ट लाइक क्या, एक प्रकार की जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, उसको उठा के एक हाइट पे रखें, वो हाइट में हम कैसे भी आए उसकी एनर्जी उस पॉइंट पे उतनी ही होगी। भले हम उसको और ऊपर हाइट में ले गए फिर उसके बाद उसी पॉइंट में रख दिए तो भी उसकी एनर्जी वही होगी, भले वो बड़ा रास्ता लेके आइए। ठीक है, नॉट दी पाथ टेकन टू अचीव द स्टेट, मतलब कोई भी जो भी हमने पाथ लिया है उससे इसको कोई लेना देना नहीं, वो किस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट पे पहुंच के उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, किस रास्ते से आया उसको कोई डिपेंड नहीं करता। दैट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन एसेट्रा। तो किस पे डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन पे। और ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, When container is at rest, और जब कंटेनर क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब हम कैलकुलेट करते हैं। यदि वो कंटेनर चल भी रहा है तो भी हम उसकी जो, अब कोई भी चीज चलने लग गई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी को ऊपरी लेवल पे भी आ जाएगी, अंदरूनी लेवल पे उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो है। तो जब भी हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उसकी इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन देखेंगे, ऊपर में जो उसकी स्पीड है उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस वेरीज, द मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स ऑल्सो वेरीज। यदि किसी गैस की इंटरनल एनर्जी वेरी करेगी, यदि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उसके अंदर का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। सब वेरी करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्यों वेरी करेगी, यदि उसमें हीट आ रही है या उससे हीट निकल रही है तभी इंटरनल एनर्जी वेरी करेगी। और ऑब्वियसली बात है, हीट का आया तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं और होंगे ही। तो इन थर्मोडायनेमिक्स द के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज अ होल, मतलब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मतलब पूरा सिस्टम चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पूरा सिस्टम ही चल रहा है, इज नॉट रिवलेंट, मतलब वो हमारे लिए क्या रहती है, इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। गाड़ी कितने भी स्पीड से चल रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसके अंदर में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो फ्यूल हमें वर्क में कन्वर्ट हो रहा है हीट रिलीज करके या हीट लेके, उस पे हमारा क्या रहता है, फोकस रहता है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यदि सिस्टम हाइट में रखा हुआ है और उसके अंदर फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो कितने हाइट में रखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम सिस्टम के अंदर फोकस करेंगे। ठीक है, तो द केई ऑफ द कंटेनर, मतलब जो भी कंटेनर है सिस्टम की, मतलब जो बाउंड्री है, इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी, उसको हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा हीट।
हीट के बारे में देखते हैं कि हीट क्या होती है। तो एक टर्म हमने समझ ली, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब हम हीट के बारे में समझेंगे, फिर हम वर्क के बारे में समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा चीज हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हीट के बारे में। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना, हीट इज द एनर्जी दैट एक्सचेंजेस बिटवीन सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट, या हम बोल सकते हैं सराउंडिंग। तो हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो क्या करती है, फ्लो होती है, या हम उसको बोल सकते हैं एक्सचेंज होती है। मतलब ये हमेशा क्या रहती है, ट्रैवलिंग में रहती है। याद रखिएगा, किसी सिस्टम के पास चले गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देगी, मगर ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी सिस्टम के पास हीट है। जैसे वर्क क्या है, एक प्रकार की एनर्जी इन ट्रांसिट है। मतलब ये क्या करती है, ये फ्लो होती है, सिर्फ किसी के पास रहती नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो हीट क्या एक एनर्जी है जो एक्सचेंज करता है। सिस्टम या तो ले लेगा जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं सराउंडिंग से, या सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट अपनी रिलीज कर देगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। और किस कारण हीट फ्लो होती है, हमें जानते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने प्रीवियसली चैप्टर में पढ़ के आया ये कि हीट क्यों फ्लो होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और किसी का टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा वाले टेम्परेचर से हीट क्या हो जाएगी, कम वाले टेम्परेचर बॉडी में फ्लो कर जाएगी, और कम वाले बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा वाले का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। क्यों हीट की ऐसा यूनिट जूल्स होगी, क्योंकि एनर्जी एक प्रकार की, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। द अमाउंट ऑफ हीट Q गिवन टू ए बॉडी, कि कोई एक अमाउंट ऑफ हीट यदि हम किसी बॉडी को देंगे टू रेज इट्स टेम्परेचर, यदि हम किसी बॉडी को कोई भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हैं, मान के चलो कम अमाउंट दे रहे हैं, मतलब डेल क्यू। ठीक है, टू ए बॉडी मतलब किसी बॉडी को हम दे रहे हैं रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम Ti टू Tf, मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, Ti था, और फाइनल टेम्परेचर अब क्या हो जा रहा है, Tf हो जा रहा है, हीट देने के कारण। डिपेंड ऑन दी, किस पे डिपेंड करेगी, मास पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो किसी में भी हम हीट देंगे एक अमाउंट ऑफ हीट, मतलब थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके मास पे, कि उसका मास कितना है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे होगी, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होगी। ठीक है, और किस पे, चेंज इन इट्स टेम्परेचर, की उसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। ओके, तो लिखते हैं हीट की इक्वेशन कैसे होगी। देखते हैं हीट की इक्वेशन अपनी क्या होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं, मतलब थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, छोटी सी अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेल क्यू बोल सकते हैं। ओके, और डेल क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, एक तो उसका मास और डेल टी, तीन चीजों पे वो डिपेंड करता है बोला, एक तो उसके मास में, टेम्परेचर डिफरेंस में, और अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, तो एक चीज हमने छोड़ रही है जिसपे वो क्या होता है, जिसके जो उसका नेचर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। यहां पे यदि हम टर्म्स की बात करें तो डेल क्यू क्या होगा हमारा, अमाउंट ऑफ हीट ठीक है, एम क्या होगा, उस बॉडी का मास, और डेल टी क्या होगा हमारा, टेम्परेचर डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो टेम्परेचर ठीक है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, डेल क्यू इक्वल टू साइन अभी नहीं देते, रुक जाते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल टी है। तो टी कैसा होगा, जो बड़ा टेम्परेचर है उससे क्या होगा, हमारा छोटा वाला माइनस होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी बॉडी में हीट दे रहे हैं तो उसका फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, टी एफ माइनस टी आई। हमने प्रीवियस चैप्टर में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाए इससे रिलेटेड, तो टी एफ माइनस टी आई ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब जब यदि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू एम सी डेल टी। यहां पे सी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, हमने क्या किया था, एस से भी डिनोट किया था, ये सी क्या होगा हमारा, मोलार हो जाएगा। ठीक है, सी वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यदि हम इसको एस से डिनोट कर दे, जो हमने अपनी नोटेशन ली है जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एस। कैसे लिख सकते हैं हम हीट कैपेसिटी को, स्मॉल एस से, तो एम स्मॉल एस डेल टी। तो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, नेचर ऑफ बॉडी मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी है, और डेल टी कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उतनी अमाउंट ऑफ हीट वो क्या करेगा, लेगा या रिजेक्ट करेगा। ओके, तो ये हीट के बारे में हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो हमने दो टर्म देख ली,
जो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आने वाली है, हीट और इंटरनल एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट हम वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। तो इसको हमें क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय वर्क वी मीन दैट वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, दो प्रकार से हम बोलते हैं। एक तो हम यदि सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, ठीक है। सेकंड, हम सिस्टम को हीट दे दिया और सिस्टम खुद फैल रहा है और पिस्टन वो मूव कर रहा है अपने फैलने के कारण। तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम वर्क दे रहा है हमको। सेम इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम गाड़ी के जो इंजन होते हैं उसमें क्या होता है, पहले पेट्रोल और फ्यूल आता है, पेट्रोल और एयर का क्या आता है, मिक्सचर आता है। बोलेंगे तो पेट्रोल का वेपर भी आ सकता है ऑटोमाइज करके। तो वो क्या करता है, पहले पिस्टन ऐसे सक करता है, सक कर दिया, उसके बाद क्या करता है, उसको वो कंप्रेस करता है, दबाता है। तो उस समय वो क्या करता है, सिस्टम को वर्क दे रहा है। फिर उसके बाद जब वो पूरा दब जाता है तो यहाँ पे एक स्पार्क प्लग मारते हैं, तो ये ब्लास्ट करता है, तो पिस्टन को वापस ढकेल देता है। तो जब वो पिस्टन को वापस धकेलता है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अब वर्क दे रहा है हमको। तो याद रखिएगा, यदि हम किसी को कंप्रेस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और यदि सिस्टम हमको वर्क देता है, सिस्टम हमें कोई काम करके देता है हीट लेके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो इसके साइंस भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है यही साइन कन्वेंशन थर्मोडायनेमिक्स में, इसी चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक कंसीडर करते हैं, एक गैस कंसीडर करते हैं, इस कन्फाइंड इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लेंगे, उसके अंदर क्या है, एक गैस रखी हुई है विद ए मूवेबल पिस्टन, जिसका पिस्टन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इफ P इज द प्रेशर ऑन द पिस्टन एंड A इज द एरिया, यदि P क्या होगा, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, और A क्या है, उस पिस्टन का एरिया है, उस पर प्रेशर लग रहा है, पिस्टन ऐसा गोल रहता है, यहां पे उसमें प्रेशर लगा रहा है, तो पिस्टन का एरिया उसमें। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन ऑफ सिलेंडर। तो हम कैसे निकाल सकते हैं फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, देखते हैं इसको, इस चीज को डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट चीज अब हम क्या करेंगे, वर्क के बारे में डिराइव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन कंसीडर करते हैं। ये हमारा एक पिस्टन है, मतलब सिलेंडर है। अब इसमें क्या है, हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है, ये है हमारा पिस्टन। ऐसा हैच लाइन क्यों, क्योंकि हम उसको कैसे देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज को साइड से देखते हैं, मतलब उसको कट करके हम पिस्टन को देख रहे हैं, आधा हिस्सा उसका हम देख रहे हैं, तो ऐसे हैच लाइन लगाते हैं। इसका मतलब हमने एक पिस्टन को आधा कट कर दिया, उसका हम क्या देख रहे हैं, सेक्शन देख रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक तो पिस्टन, और ये पिस्टन के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है हमारी। और ये गैस क्या करेगी, जब ये गैस को हम हीट देंगे या कैसे भी हीट देंगे, तो क्या करेगी, ये गैस ना एक्सपैंड करेगी। तो जब एक्सपैंड करेगी तो ऊपर क्या करेगी, पिस्टन को फोर्स लगाएगी, ऐसे फोर्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि वो तो प्रेशर लगा रही है पिस्टन पे। यदि एक से एरो की मैं बात करूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, मतलब प्रेशर पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। या हम बोले बिल्कुल प्रेशर हो जाएगा, तो हम फोर्स भी लिख सकते हैं यदि हम एक पॉइंट की बात करें, यदि हम पर यूनिट एरिया के लिए ले लेंगे तो भी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर भी बोल सकते हैं। पूरे पे लगेगा तो प्रेशर, और यदि एरिया से डिवाइड कर देंगे, मतलब फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर, और प्रेशर को यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें फोर्स मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे पिस्टन है। अब उसके बाद क्या है, ये पिस्टन कितना हो रहा है, थोड़ा सा मूव हो रहा है ऊपर की तरफ। अब ये पिस्टन हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पिस्टन क्या किया, प्रेशर लगने के कारण हल्का सा ऊपर की तरफ क्या हो गया, मूव हो गया। और जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये जितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा dx। ओके, और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर की तरफ मूव किया, गया हमारा पिस्टन। कितना डिस्टेंस मूव किया वो, dx। और ये पिस्टन का क्या होगा, एक एरिया होगा, एरिया A। ओके, अभी गैस इसमें फोर्स लगा रही है, पिस्टन dx मूव कर दिया। अब यदि हम देखें प्रेशर के बारे में, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया,
और यदि हम यहाँ से फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यदि हमें ये देखना है कि ये गैस जो है वो पिस्टन पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो हमें बस प्रेशर पता होना चाहिए गैस का, और इस पिस्टन का एरिया यदि हमें पता है, सर्कुलर एरिया होगा, ठीक है, वो सर्कुलर एरिया से हमें क्या निकल जाएगी, यहाँ पे फोर्स निकल जाएगी। ओके, अब हम मानते हैं कि जो पिस्टन है वो क्या करेगा, लेट कितना मूव कर रहा है, वो dx डिस्टेंस मूव कर रहा है। जो ये पिस्टन है वो कितना डिस्टेंस मूव किया इस गैस के प्रेशर के कारण, dx डिस्टेंस क्या किया, वो मूव किया। ओके, तो अब यदि हम वर्क डन निकालें कि ये गैस कितना वर्क कर रही है पिस्टन पे, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम एक और टर्म क्या बोलते हैं, इन्फरटेस्टियल करके बोलते हैं। इन्फरटेस्टियल मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है, एक स्मॉल डिस्टेंस ds। तो जब छोटा सा डिस्टेंस dx मूव कर रहा है तो क्या करेगा, हमें थोड़ा सा छोटा सा वर्क करके देगा, मतलब dw हमें वर्क करके देगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम, dw मतलब ये जो थोड़ा सा वर्क करेगा, थोड़ा सा मूव करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, dx डिस्टेंस मूव कर रहा है। ओके, अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू डाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, pa इंटू dx। ओके, अब ये a और ये यदि हम dx को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना वाला पूरा एरिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इतना पूरा क्या है, वॉल्यूम है, मतलब एरिया 3 डायमेंशन हो जा रहा है, एरिया में 2 और 1 डायमेंशन ये L का। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक प्रकार का L क्यूब, तो A इंटू dx क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल टू P dA dx क्या हो जाएगा, A dx क्या हो जाएगा, dV हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये छोटा सा लेंथ, छोटा सा डिस्टेंस मूव कर रहा है, छोटा सा एरिया ले रहा है, तो dA छोटा सा एरिया ले रहा है, या उस एरिया को हम A भी बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A इंटू dx इक्वल टू dV, एक छोटा सा वॉल्यूम जो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये क्या आ गया, हमारा वर्क डन का एक एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब इसी एक्सप्रेशन को यदि हम देखें कि इस जो गैस है, ये गैस की क्या हो रही होगी, वॉल्यूम चेंज हो रही होगी। ऑब्वियस ही बात है, ये गैस क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है। गैस यहाँ पे क्या कर रही है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, गैस फैल रही है। तो एक गैस की क्या होगी, इनिशियल वॉल्यूम होगी जब एक्सपैंड नहीं कर रही है, उसके बाद जब ये फैल जाएगी तो गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या आएगी, एक फाइनल वॉल्यूम आएगी, VF। तो हम क्या कर सकते हैं, dw है, यदि हमें यहाँ पे निकालना है, मतलब ओरिजिनल वर्क डन निकालना है, पूरा टोटल वर्क डन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। इस टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो लिमिट लगाते हैं, dw को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सीधा w आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में कोई टर्म नहीं है, तो w आ जाएगा इक्वल टू। अब इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो कितनी लिमिट होगी, एक उसकी इनिशियल वॉल्यूम, फैलने के बाद वॉल्यूम उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो VI और VF ये क्या होगी, इसकी लिमिट, और P dV। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इंटीग्रेट कर दिए तो dV का क्या आ जाएगा, सिर्फ V आ जाएगा, तो P V। ओके, और हम इंटीग्रेट करने के बाद क्या करते हैं, बॉक्स के बाहर लिमिट लगाते हैं, VI VF। तो इसका मतलब हम वर्क डन एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, P, और कैसा होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। तो P VF माइनस VI, फाइनल वॉल्यूम हमेशा बड़ी होगी। तो ये क्या होंगे, दो हमारे वर्क डन के एक्सप्रेशन, एक ये वाला और दूसरा इंटीग्रेशन वाला, VI VF P dV। ये दोनों एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, अपने पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए, एकदम इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या है, dV वेरी कर रहा है, P क्या है, एक प्रकार से क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। याद रखिएगा, जो P है इस एक्सप्रेशन में, वो P क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। याद रखिएगा। अब वो कैसे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। देखते हैं कैसे। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में लॉस पड़ी थी, क्या, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुशियस लॉ, तो वहां से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, जब क्या होगा, P हमारा कांस्टेंट होगा, जब P हमारा कांस्टेंट होगा तो हम कौन सी लॉ बोल सकते हैं, चार्ल्स लॉ यूज कर सकते हैं।
जो क्या बोलती है, चार्ल्स लॉ, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। और वो क्या बोलती है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। कब, जब P क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स लॉ हमारी क्या बोलती है, ऑब्वियस ही बात है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी होता है, एमआरटी होता है। ओके, अब जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यदि ये वाली टर्म कांस्टेंट हो गई तो यहां पे क्या है, ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट रहती ही है, तो V क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के। बिल्कुल, तो यही फॉर्मूला है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या हम बोल सकते हैं उल्टा, टेम्परेचर जब कम होगा, यदि वॉल्यूम जब कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। कैसे भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहला केस जब हमारा क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या, हमारा जब P रहेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। P वेरिएबल रहेगा, P, V और T है, तो क्या होगा, अब एक चीज कोई कांस्टेंट होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोयल्स लॉ। कौन सी वाली लॉ में, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, वहां से आप दे सकते हैं, बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ में क्या होता है, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स, अब इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, जब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब ये सब दोनों लॉ से आप क्या कर सकते हैं, ऐसी दो कंडीशन समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहां पे, इसका मतलब ये है कि यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। प्रेशर बढ़ रहा है मतलब उसको दबा रहे हैं हम गैस को, ऑब्वियसली बात है, गैस को दबा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या उल्टा हम इसको बोल सकते हैं कि यदि वॉल्यूम बढ़ेगा, यदि कोई चीज फैलेगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो सकती है, दोनों ऐसा केस हो सकता है जब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, तो उस केस में जितना हम हीट देंगे वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। जितना हम उस गैस को, जो पिस्टन हमने देखा है यहां पे, हम जितनी हीट देंगे उतनी ये गैस फैलते चली जाएगी जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद प्रेशर वेरिएबल कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जितना भी हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम करेगा। तो दोनों, इसलिए यहां पे जो पीडीवी में जो पी होता है वो दोनों चीज हो सकती है। ओके, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखते हैं हम एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं। देयर आर मेनी वेज टू चेंज द स्टेट ऑफ अ गैस। बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैस का स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट चेंज करने का मतलब ये कि उसका हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, वो प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है उस टेम्परेचर से, या जिस टेम्परेचर पे होती है उससे वो कम भी हो सकता है। कुछ भी, अगली एक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आई तो उसका हम क्या बोलेंगे, उसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज होने को हम एक और चीज बोलते हैं, यदि किसी का फेस चेंज हो रहा है तो भी हम बोलते हैं उसका स्टेट चेंज हो रहा है। पहले वो कुछ और था, अब कुछ और हो गया, तो उसको हम बोलते हैं। वन वे इज टू रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लॉट बिटवीन प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट्स वॉल्यूम। कैसे हम इसको बता सकते हैं, एक प्लॉट करके प्रेशर और वॉल्यूम का। इट इज कॉल्ड एन इंडिकेटर डायग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व, मतलब पीवी डायग्राम या पीवी कर्व को हम क्या बोलते हैं, अपना इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। और इंडिकेटर डायग्राम एरिया बाउंडेड बाई पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम बोले, रिप्रेजेंट्स द वर्क। उस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो क्या करता है, हमें वर्क रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये पीवी डायग्राम देखते हैं। पीवी डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन अभी हमने देखी, मतलब यहां पे क्या हो रहा है हमारा, जो अभी हमने पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बनाया था उसका डायग्राम देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रेशर और ये हो जाएगी हमारी वॉल्यूम। ओके, तो अभी वाली कंडीशन कैसी थी हमारी, वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा था तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और अच्छे से कर्व बना लेते हैं। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, एक कर्व ले सकते हैं। ये कर्व में क्या होंगे, दो पॉइंट्स होंगे। ये वाला पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट, मतलब यहां से शुरू हुआ है, और ये वाला पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट।
यहां पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। और यदि हम इसको देखें तो ये क्या होगा हमारा इनिशियल वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कम था, जैसे से इधर जाते जाएगा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वॉल्यूम कम था, उसके बाद गैस फैल गई तो क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, बड़ा आ गया। इसी को आप इधर प्रेशर से भी देख सकते हैं। पहले प्रेशर ज्यादा था, जब गैस फैली तो क्या हो गया, यहां पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया, फाइनल प्रेशर क्या हो गया हमारा, कम हो गया। बिल्कुल ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये देखो पी आई और ये क्या है हमारा पी एफ। जब प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम था, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहां पे जो अंदर में जो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा, ये एरिया क्या देता है, यदि हम इस एरिया को ही कैलकुलेट कर ले तो यही हमें क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। ये जो अंदर का एरिया रहता है, पीवी डायग्राम के जो कर्व के अंदर का ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया नहीं ले रहा हूं मैं, याद रखिएगा, ये नीचे वाला एरिया ले रहे हैं हम, कर्व के नीचे वाला। ये क्या शो करता है, हमें वर्क डन शो करता है कि कितना वर्क हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली एरो भी लगाते हैं प्रोसेस में कि कैसे वो हो रहा है। यहाँ पे ऐसे प्रोसेस आ रहा है तो ये, अब क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट में आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैल रहा है। मतलब ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। जब एक्सपैंड होती है गैस तो वो हमें वर्क देती है, मतलब यहाँ पे वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी हम साइन कन्वेंशन में देखेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है हमारा, एक्सपेंशन है। तो यहां पे क्या होगा हमारा, जो वर्क का हमारा एक्सप्रेशन आया था, क्या, इंटीग्रेशन वी आई इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम पी डीवी डीवी, तो वो किसके बराबर होगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, या आप इसको पीवी ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो जितना इस ग्राफ के अंदर का एरिया होगा ये क्या दे देगा हमें, वर्क डन दे देगा। तो ये सेम वही एग्जांपल है जो अभी हमने डायग्राम देखा यहाँ पे कि गैस एक्सपैंड हो रही है, कि जस्ट क्या है उसका एग्जांपल है। अब यदि ये पिस्टन अलग मूव होता, कैसे, अभी तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा था, तो ये गैस क्या दे रही है, हमें वर्क करके दे रही है, वर्क पॉजिटिव आएगा। यदि हम इस पिस्टन को दबाते, ये नीले वाली जगह से और नीचे इसको दबाते, तो क्या होता, प्रेशर क्या होता, ज्यादा होता, ठीक है। तो उस केस के लिए देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। ओके, सेकंड वाले केस के लिए देखते हैं, सेम ऐसी डायग्राम बनेगा, ये हमारा P और ये V। कर्व कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बस पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे। यहां पे क्या था, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, यहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट। प्रोसेस कैसा चल रहा है, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज्यादा है, वी आई, इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारी, ज्यादा है, और हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं उसको। तो जो फाइनल वॉल्यूम है, इधर इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से जितना वो डिस्टेंस है वो तो ज्यादा शो करेगा। ये ओ पॉइंट ओरिजिन बोले या इसको जीरो बोले, इधर से जितना दूर है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है हमारी अभी, ज्यादा है। इसमें हम क्या कर दिए, वर्क कर दिए, सिस्टम को दबा दिए, तो क्या हो जाएगी हमारी जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या है हमारी फाइनल वॉल्यूम, ये कम हो गई। सिमिलरली ऐसी प्रेशर के बारे में बात करें तो इनिशियल प्रेशर क्या है हमारा, कम है, फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो हमारा इनिशियल प्रेशर है वो क्या है, कम है। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और फाइनल प्रेशर क्या है हमारा, पीएफ क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या है, अब इसके भी जो अंडर का जो कर्व होगा, मतलब जो इसके अंदर की जगह है, ये क्या है, एक प्रकार का कंप्रेशन है, हम दबा रहे हैं गैस को। तो इस कर्व के अंदर का भी जो ये एरिया होगा, ये भी क्या देगा हमें, वर्क डन देगा। और ये कैसा वर्क देगा हमें, एरो देखिए ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, ये कंप्रेशन वर्क दे रहा है, हम दबा रहे हैं। ये क्या दे रहा है, एक्सपेंशन वर्क दे रहा है। तो दोनों के जो अंदर का एरिया है, ये जो कर्व है, ये क्या देगा हमें, वर्क डन देगा। ओके, डायग्राम दिख रहा है आपको, ओके। तो इसी से हम क्या बात कर सकते हैं, सेम आपको समझ में आया कि, तो इसी चीज को हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स में लिख लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा हमारा, इफ जो VF है वो क्या हुआ, मतलब फाइनल वॉल्यूम बड़ी हुई हमारी इनिशियल वॉल्यूम से। डायग्राम में देखते हैं, फाइनल वॉल्यूम बड़ी हुई हमारी इनिशियल वॉल्यूम से, आपको दिख रहा है, ओके। फाइनल वॉल्यूम बड़ी हुई इनिशियल वॉल्यूम से, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, और जो वर्क डन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, ओके। ठीक है, इस टर्म को भी लिख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इन सब का मतलब क्या है कि वर्क इज गिवन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने क्या किया है, हमें वर्क दिया है, मतलब सिस्टम हमारे लिए काम करके दे रहा है, ओके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब यदि उल्टा, इफ यदि जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो गई, छोटी हो गई इनिशियल वॉल्यूम से। सेम डायग्राम में देखते हैं, जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो गई, छोटी हो गई इनिशियल वॉल्यूम से। ये ज्यादा दूर है ओरिजिन से, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, हमारी कम हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, सिस्टम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन। और इस केस में जो हमारा वर्क डन आएगा, तो जो वर्क डन यदि हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब यदि हम वर्ड्स में बोले तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे अब क्या कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, ओके। तो ये वर्क के बारे में क्या था, पूरी चीजें जो भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। तो हमने देखा वर्क के बारे में कैसे हम डिराइव करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, W इजिकल टू इंटीग्रेशन इनिशियल से लेके फाइनल तक PdV। यही एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखते हैं हम क्या क्या तरीके हैं किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। वेज टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज का मतलब ज्यादा कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी हम कम कर सकते हैं, दोनों आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देयर आर 4 वेज, कितने तरीके हैं हमारे पास, 4 तरीके हैं टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट देखते हैं, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं मतलब हम उसको दबा रहे हैं। तो कंप्रेशन वर्क क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो जब हम उसको दबाएंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल। सेकेंड देखते हैं, इफ सिस्टम इज डूइंग सम वर्क। अब क्या कर रहा है, सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, मतलब जो भी गैस होगी वो क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बढ़ जा रही है उसकी। और जब सिस्टम एक्सपैंड होगा, ये सिस्टम इज डूइंग वर्क, मतलब सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, मतलब वो एक्सपैंड हो रहा है और पिस्टन को ढकेल रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और सिस्टम हमको वर्क दे रहा है तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। तीसरा तरीका किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का, फर्स्ट वाले में क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सेकंड वाले में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। थर्ड वाले में देखते हैं, इफ हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। यदि हम किसी सिस्टम को हीट दे देते, क्या होगा, किसी भी सिस्टम को हीट देंगे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। हीट ऐड, मतलब किसी सिस्टम में हम हीट ऐड कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव। यदि सिस्टम हीट रिजेक्ट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो एक तरीका, यदि सिस्टम को हमने हीट दे दी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इफ हीट एनर्जी इज टेकन आउट, टेकन आउट इसका मतलब यह सिस्टम रिलीज कर दे रहा है, लिबरेट कर दे रहा है फ्रॉम द सिस्टम। तो जब हीट
सिस्टम छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, रिब्लेट कर देगा, मतलब सिस्टम छोड़ देगा अपनी हीट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो डेल क्यू क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, उसको दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये चार तरीके, ये चारों चीजें हम करेंगे। सिस्टम हमें काम करके दिया, हमने सिस्टम के ऊपर काम किया, सिस्टम हमें हीट दिया, हमने सिस्टम को हीट दी, चारों वेज में क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, वर्क हम सिस्टम पे करेंगे तो कम होगी उसकी इंटरनल एनर्जी, बढ़ेगी सॉरी, सिस्टम वर्क मतलब दबाएंगे किसी सिस्टम को, वर्क डन नेगेटिव होगा, कंप्रेशन करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम फैलेगा, एक्सपैंड होगा, हमें वर्क करके देगा इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में, मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो आपने समझ में आया, चार तरीके से हम किसी सिस्टम की क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हीट एंड वर्क, टू डिफरेंट मूड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट और वर्क दोनों क्या है, अलग अलग मूड है एनर्जी ट्रांसफर करने के, उस चीज के बारे में देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से हमें एकदम अच्छे से समझ में आता है, हीट एंड वर्क, टू डिफरेंट मूड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, एक सेटअप देखते हैं। ये क्या है, एक पिस्टन है, इसके अंदर क्या है, हमारी गैस है, और इस गैस को हम क्या कर रहे हैं, बर्नर से बर्न कर रहे हैं, मतलब इस गैस में हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट दे रहे हैं तो ये क्या होगी, गैस एक्सपैंड होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, फैलेगी, तो पिस्टन को ऊपर की तरफ ढकेलेगी। और हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस लगाने के लिए यहाँ पे एक वेट लगाए हैं रेड रंग का, ताकि हम उसको कैसे भी ऊपर नीचे कर सके अपने अकॉर्डिंग, ताकि पिस्टन बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि सट से फेंका जाए या गैस का प्रेशर कम हो तो पिस्टन अंदर गिर जाए, तो उसके बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या, क्यू पॉजिटिव। अब आपको साइन से समझ में आना चाहिए, क्यू पॉजिटिव मतलब अब ये बर्नर इसको हीट दे रहा है, पॉजिटिव आया क्यू मतलब सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, क्यू नेगेटिव आया मतलब सिस्टम हीट छोड़ रहा है। ये सब चीजें आपको अब समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको बहुत मजा आएगा आगे। तो क्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब अभी हम सिस्टम में हीट दे रहे हैं। तो जब हम सिस्टम में हीट देंगे तो क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यू में ऊपर एरो होगा साइन, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दो डिफरेंट मूड्स है एनर्जी ट्रांसफर के, एक हमने हीट दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, कॉमा देन अब जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होगा मतलब सिस्टम को ऊपर की तरफ ढकेलेगा, जैसा आपको एरो दिख रहा है। तो मतलब क्या होगा, हमें वर्क करके देगा। जब ये हमें वर्क करके दे दिया तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, अपनी इंटरनल एनर्जी का पूरा वर्क कर दिया है, तब इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब देन वर्क क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये इसको ऊपर ढकेल रहा है, सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, हमारे लिए सिस्टम पिस्टन को हिला रहा है, तो वर्क आया क्या, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जब ये वर्क कर देगा तब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी हीट दिए उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, उस इंटरनल एनर्जी से हमें वर्क करके दे दिया, अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। फर्स्ट वाली लाइन। सेकेंड वाली देखते हैं, अब ये गर्म हो गया है, ठीक है, गर्म स्टेट में है। अब ये सिस्टम हीट छोड़ देगा, अब बर्नर नहीं है इसमें, मान के चलते हैं एक हद तक गर्म कर दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं इसको, अब ये सिस्टम हीट लिबरेट कर देगा। सिस्टम हीट छोड़ रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अब जब सिस्टम हीट छोड़ा तो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली फंक्शन होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर कम हुआ, पार्टिकल्स का कंपन कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, इंटरनल एनर्जी कम हो गई, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई तो ये पिस्टन क्या होगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा, पिस्टन अंदर की तरफ आएगा, ये वेट इसीलिए रखा है। ये सिस्टम क्या करेगा, अब ये पिस्टन अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, दबा रहा है वो गैस को, कंप्रेस कर रहा है। तो जब ये पिस्टन हीट छोड़ दिया, इंटरनल एनर्जी कम हो गई, पिस्टन अंदर घुसने लग गया। तो जब पिस्टन अंदर घुसने लग जाएगा तो दबने लग जाएगी गैस, कंप्रेस होगी, इंटरनल एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देन W क्या लिया हमने, नेगेटिव, क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है। अब पिस्टन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, मतलब हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं, सिस्टम हमें काम करके देगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो उस केस में क्या होगी, इंटरनल एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे रिलेशन की कैसा कैसा होगा, इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट का। तो यही चीज है यहाँ पे। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। तो हीट और वर्क क्या है, हमारे दो डिफरेंट मूड्स है एनर्जी ट्रांसफर। किसी को भी एनर्जी ट्रांसफर करना है तो हीट और वर्क के फॉर्म में कर सकते हैं। तो हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मूड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या है, दो तरीके हैं किसी भी सिस्टम का स्टेट चेंज करने के लिए। स्टेट चेंज का मतलब कोई भी अगली प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू, उससे ज्यादा उससे कम, कुछ भी, ठीक है। एंड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट,
इसका मतलब ये होता है ट्रांजिट का कि मतलब वो किसी के पास होगी नहीं, बस फ्लो करेगी हायर, जैसे कोई गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट फ्लो करेगी। तो जब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में हीट आ गई और ठंडी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो गई, तो ऐसा नहीं बोलेंगे इसके पास हीट आ गई, हम बोलेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। हीट बस फ्लो होती है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, किसी के पास नहीं होती वो, ठीक है। हीट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। हीट क्या है? स्टेट वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा। वो किस पाथ से जा रही है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इंटरनल एनर्जी क्या थी? स्टेट वेरिएबल थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे, वैसा नहीं है। हीट पाथ पे डिपेंड करेगी, किस रास्ते से आप किसी को हीट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, उस रास्ते में फ्रिक्शन होगा, उस हिसाब से हीट कम हो सकती है। इसलिए ऑफ दिस सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या है? हीट कोई स्टेट वेरिएबल नहीं है। मतलब एक कोई चीज गर्म रखी हुई है तो हम नहीं बोलेंगे इसमें हीट है, क्योंकि वो स्टेट वेरिएबल नहीं है भाई, उसमें वो आएगी। या उसको हम किसी ठंडी बॉडी के साथ रख दे तो वो हीट छोड़ेगा, उसके पास है नहीं, वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो फ्लो होगी। तो कोई भी बॉडी में हीट है, गर्म है, तो हम क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलेंगे कि उसके पास हीट है, हम बोलेंगे उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो of the system, heat is not a state variable of the system, is described by the internal energy of the system. हीट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में। हेंस वी कैन से दैट हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। और वर्क भी क्या है? स्टेट वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क भी किसी के पास होता नहीं, हम किसी को वर्क दे सकते हैं। कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, उसको हम फोर्स लगा के किसी डिस्टेंस तक मूव कर दिए, तो हमने उसमें वर्क दिया। अब जैसे अपनी फोर्स हटाई, वर्क खत्म हो गया, ठीक है। तो हीट और वर्क क्या है? स्टेट वेरिएबल्स है। दे आर टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट कुड चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो मोड्स है एनर्जी ट्रांसफर के जो क्या कर सकते हैं? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। अब ये तीनों चीज यूज करके हम क्या देखेंगे? अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि वो इन तीनों चीजों की ही बनी है। देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे बनी है। फर्स्ट लॉ, सबसे पहले फर्स्ट लॉ आई क्योंकि ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। वो बस क्या करेगी? अपना फॉर्म चेंज करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज एनर्जी बैलेंस, क्योंकि एक प्रकार से क्या है, वो उसी पे बेस्ड है एनर्जी में। यहां पे हम क्या देखेंगे? कितनी एनर्जी आ रही है, क्या बीच में वो क्या कर रही है और कहां से निकल रही है, किस फॉर्म में निकल रही है, बस ये। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है? एक स्टेटमेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक अलग प्रकार की स्टेटमेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही बोलती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू एनी सिस्टम इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम और टू दी सराउंडिंग, एनर्जी ट्रांसफर उसके द्वारा या उससे, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, टू द सराउंडिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। मतलब यदि कोई सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी वर्क और हीट दोनों फॉर्म में हो सकती है, सिस्टम एनर्जी दे रहा है या सिस्टम एनर्जी ले रहा है, उसका एक क्या है? एनर्जी बैलेंस है। देखते हैं क्या बोलती है अब। इट स्टेट्स दैट, देखते हैं क्या बोलती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट गिवन टू अ सिस्टम, यदि हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, इज आइदर यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। यदि हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो या तो यूज होगी एक्सटर्नल वर्क करने के लिए, और इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और बोथ। तो यदि हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा या वो हमें वर्क करके देगा, या दोनों चीज होगी। दोनों में से कोई एक भी चीज होगी और दोनों भी चीज हो सकती है। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं डेल क्यू, कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगी? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकती है डेल यू, या वो सिस्टम हमें वर्क करके दे सकता है, या दोनों हो सकता है। थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, थोड़ा सा वर्क करके दे दिया। ऑब्वियस ही बात है, किसी को भी हम हीट दिए, जैसे गैस को हमने हीट दी, वो एक्सपैंड करी, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद पिस्टन को हिला दी, हमें वर्क करके दे दी, और जो उसका इंजन मान के चलते 10 डिग्री उसका टेम्परेचर था, हमने उसको हीट दी, उसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। वो पिस्टन को एक्सपैंड हुई गैस, पिस्टन को मूव कर दी और हमें वर्क करके दे दी, मगर उसका जो टेम्परेचर है वो वापस 10 डिग्री नहीं आया, वो 20 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम हमें वर्क करके भी दे दिया, मगर एकदम 10 डिग्री नहीं पहुंच पाया, कुछ लॉस हो गया, तो सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, इनिशियल से ज्यादा हो गया। तो जो भी हमने हीट दी वो पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। यही सेकंड लॉ बोलेगी, याद रखना आगे जाके, ठीक है। तो क्या होगी? थोड़ी सी हीट लॉस होगी, एक तो वो खुद थोड़ा सा गर्म रहेगा और थोड़ा सा वर्क करके देगा। तो किसी भी सिस्टम को यदि हम हीट देते हैं तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा सिर्फ,
या तो सिर्फ वर्क करके देगा या दोनों कर सकता है, वो इंटरनल एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़ा लिया और थोड़ा सा वर्क करके भी दे दिया। ओके, तो ये है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये पूरा यही यूज होगा अब। ओके, आगे बढ़ते हैं, जहां पे डेल क्यू क्या है हमारा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। कहां से आ रही है हीट, बाहरी से ही आएगी, इन्वायरमेंट से ही आएगी, सराउंडिंग से ही आएगी। डेल डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, कि जो सिस्टम पे वर्क कर रही है सराउंडिंग, या सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। और डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। डेल यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेट। डेल यू किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, क्योंकि डेल क्यू और डेल डब्ल्यू नहीं डिपेंड करेंगे, वो लोग पाथ पे डिपेंड करेंगे कि किस प्रोसेस से हीट दी जा रही है, वो उस पर फर्क पड़ेगा उनको। कोई अच्छे प्रोसेस से हीट देंगे तो वो ज्यादा हीट लेंगे, वर्क भी अच्छे प्रोसेस से वर्क देंगे तो ज्यादा वर्क लेंगे वो लोग, ठीक है। वही पाथ पे डिपेंड करेगा किस तरीके से हम उसको हीट दे रहे हैं। इंटरनल एनर्जी को कोई टेंशन नहीं, उसको तुम लोग दो, वो बस अपने स्टेट में रहेगी, ठीक है। उसको तुम किसी भी तरीके से दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना वो लेगी वो एक प्रकार का क्या है, स्टेट वेरिएबल है, पॉइंट फंक्शन है। तो एक और टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू। अब हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, डेल डब्ल्यू क्या होता था, पीडीवी, तो हम डेल डब्ल्यू की क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। देख सकते हैं हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, ये देखिए यहां से देख सकते हैं हम, पीडीवी, ये यदि इंटीग्रेशन हटा दे तो छोटा सा वर्क का पीडीवी होगा, बिल्कुल। इंटीग्रेशन यहाँ पे येलो वाला यदि आप हटा दे तो वही डेल डब्ल्यू क्या होगा, पीडीवी, कितना उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक और एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पीडीवी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो अब हम फर्स्ट लॉ का यूज करके क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्या बोलता है। 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। 1 ग्राम पानी है जो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस में, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टीम में, ऑफ सेम टेम्परेचर। ऑब्वियस ही बात है, जब वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो फेस चेंज होगा, और फेस चेंज जब होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। इफ वॉल्यूम ऑफ द स्टीम इज 1551 सेंटीमीटर क्यूब, स्टीम की हमें वॉल्यूम दिया है, फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर। लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम दिया है 2256 × 10⁻³ जूल्स पर केजी, कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर क्या करना है हमें, मतलब खुले वातावरण में ये सारी चीजें हो रही है। तो याद रखना, जब फेस चेंज होगा तो क्या होता है, याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मगर हीट ऐड होती है। और कौन सी हीट ऐड होती है, लेटेंट हीट ऐड होती है। तो ये क्या दिया है हमें, लेटेंट हीट दिया है। और उस केस में भी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि हीट ऐड हो रही है, भले टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों का फेस चेंज हो रहा है ना भाई, पूरा मतलब मॉलिक्यूल्स ही पूरे अलग फेज में आ जा रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, मतलब डेल यू निकालना है हमको। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, मास दिया है, और कितना दिया है मास वाटर का, 1 ग्राम। तो ग्राम में तो हम नहीं बनाते, हम किस में बनाएंगे, केजी में बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻³ केजी, केजी में कन्वर्ट कर लिए इसको। ओके, नेक्स्ट डाटा क्या दिया है हमें, वॉल्यूम दिया है Vs स्टीम का, और वो कितना है 1551 सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम किस में बनाते हैं, मीटर क्यूब में बनाते हैं। ओके, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 1551 और इंटू 10⁻। अब क्या है, 1 सेंटीमीटर को हम बनाते हैं मीटर में, तो क्या होता है हमारा 2 लेते हैं। यहां पे क्या है, क्यूब है, तो क्या लेंगे 6 लेंगे, और क्या लेते हैं -2 लेते हैं, तो यहां पे क्या लेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे क्यूब है तो मीटर का भी क्यूब करना पड़ेगा। ओके,
क्या दिया है हमें, एल दिया है। एल मतलब क्या, लेटेंट हीट किसकी है, और ये स्टीम की है। 2 मतलब वाटर को इतनी हीट देंगे तो वो स्टीम में बन जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर में। 2256 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी। ये लेटेंट हीट की क्या होती है, यूनिट होती है। स्पेसिफिक हीट होती तो पर केजी केल्विन भी आता है, याद रखिएगा। ओके, और हमें प्रेशर दिया है एटमॉस्फेरिक। कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 1.013, ओके, और इंटू 10⁵ पास्कल। ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज क्या बोलते हैं, और पास्कल ही क्या होता है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ओके, तो ये सब क्या दिया है हमें, गिवन डाटा है इस क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। ओके, तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ACC, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है हमें, किसी को हीट देंगे तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है या वर्क डन करके देता है, या दोनों। तो डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ये क्या है हमारी फर्स्ट लॉ। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चीज देखना है कि डेल Q क्या है, जो लेटेंट हीट उसको हम दे रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो जब हीट जो दे रहे हैं वो लेटेंट हीट दे रहे हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, MC डेल T होता है हीट, MC डेल T। बट लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो बस MC रहेगा, मतलब मास और स्पेसिफिक हीट, नॉर्मल वाले हीट की बात कर रहा हूं मैं, डेल T हट जाएगा। अब जब लेटेंट हीट की बात करेंगे तो वहां पे जो स्पेसिफिक हीट रहता है वो लेटेंट हीट कैपेसिटी बन जाएगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ML डेल T होता है, मगर वो नहीं लिखेंगे क्योंकि लेटेंट हीट दे रहे हैं हम इसलिए। और L क्या हो गया, लेटेंट हीट कैपेसिटी, इक्वल टू डेल U ही हमको निकालना है, प्लस डेल W को हम क्या लिख सकते हैं, P dV लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो ML इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल U प्लस P dV क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो ये चीज टर्म आई, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको और एक बार देखते हैं। तो ये फाइनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइनली क्या बन रहा है हमारा, फाइनली बन रहा है स्टीम, तो VS लिख देंगे, मतलब स्टीम का वॉल्यूम। और इनिशियली क्या था, वो वाटर था, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VW। समझ में आया कैसे लिखना है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वाटर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम का वॉल्यूम तो हमें गिवन है 15551 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने मीटर में चेंज भी कर लिया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वाटर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। वाटर का मास हमें गिवन है ग्राम में, उसको हमने केजी में भी कन्वर्ट कर लिया है। तो यदि हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इधर, डेंसिटी नीचे, तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ओके, मास कितना दिया था हमें, 1 इंटू 10⁻³ कितना लिया है हमने, 10⁻³ ओके, तो 1 इंटू 10⁻³ ये केजी में मास रखा है। और नीचे डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, 10⁻1000 होती है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ या 1000। अब क्या है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, एक माइनस है और नीचे 3, ये दोनों कैंसल आउट नहीं होंगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी ऊपर जाके वो हो जाए। तो ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, VW आ गया। वाटर का क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो करते हैं पुट, M मास, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पूरी, हमें सारी वैल्यू पता है, डेल U निकालना है। तो सबसे पहले M मास कितना दिया है हमें, ग्राम में है, तो 1 इंटू 10⁻⁻3 ये पुट कर दिया हमने मास। अब लेटेंट हीट देखते हैं, लेटेंट हीट कितनी है, 2256 इंटू 10⁻³ तो
इंटू 2256 इंटू 10⁻3। ये वैल्यू किसकी हो गई? ml की हो गई, डेल यू, यही हमको निकालना है। तो इक्वल टू डेल यू यहां पे रहेगा, प्लस प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? 1.013 इंटू 10⁵, ओके, इंटू अब वॉल्यूम Vs माइनस VW। Vs कितना दिया है हमें? Vs दिया 115 और हमने उसको मीटर में कर लिया, तो 1551 इंटू 10⁻, कितना है देख लेते हैं, 10⁻⁻6 माइनस वाटर का वॉल्यूम कितना आया है? 1 इंटू 10⁻⁻6। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ओके। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ऐसे ही कैंसल आउट हो जाएगा। ये दोनों तो हमारे ऐसे ही दिख रहे हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। और बस ये क्या बचेगा? 1150 बचेगा। और यहां पे क्या करना है? हमें डेल वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल डेल, ये क्या होगा हमारा? डेल यू, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं ना, डेल यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू से क्या हो जाएगा? पूरा वो माइनस हो जाएगा। इस वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो डेल यू इक्वल टू कितना आएगा देखते हैं। ये जो पूरा सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाके इससे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? डेल यू आ जाएगा। तो डेल यू इक्वल टू कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 208998.9 ये आएगी वैल्यू। राउंड ऑफ कर सकते हैं तो 2099 किसमें आएगी? जूल्स। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा सॉल्व। तो ये कितनी आई हमारी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, डेल यू। तो ये आ गया हमारा आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बन गया, निकाल ली हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कैसा है? टेबल वाला क्वेश्चन। द क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स 4 डिफरेंट पार्ट्स, 4 डिफरेंट पाथ, 4 अलग अलग पाथ को क्या करती है? ये शो करती है। फॉर सम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कुछ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के लिए, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब इस टेबल में हमें ए बी सी डी सारी जितनी भी हमें अननोन दिया है उन सब की क्या करनी है? वैल्यूज निकालनी है। और क्या करेंगे हम? सिंपल फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ यूज करके क्या निकल सकती है? सारी की वैल्यूज निकल सकती है। अब ऊपर वाले से हमें क्या इंफॉर्मेशन लेना है? 4 डिफरेंट पाथ्स फॉर सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स के लिए बोल रहा है। मतलब स्टेट इनिशियल और फाइनल वही रहेगा और पाथ उसके क्या है? 4 है। तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पे डिपेंड करती है। तो यदि हमने एक इंटरनल एनर्जी निकाल ली तो वो क्या आ जाएगी? सबकी आ जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, वो सेम रहेगी। बाकी इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है क्योंकि ये सब क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, ओके। तो क्या करते हैं हम? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? अपनी पहला पाथ देखते हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, मतलब एक ही होगा वो। यदि हम इसको डायग्राम के फॉर्म में देखें तो वो एक स्टेट होगा और दूसरा स्टेट होगा, उसी को क्या हो रहा है? वो अलग अलग 4 रास्ते से जा रहा है, इसलिए क्या होगी? इंटरनल एनर्जी क्या होगी? दोनों पॉइंट की अपनी सेम होगी। यहां पे फर्स्ट स्टेट देखें और फर्स्ट और फाइनल देखें, कैसा भी स्टेट हो सकता है वो, इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी इधर की पूरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पाथ के लिए देखते हैं, पाथ 1। और साथ ही साथ क्या करेंगे? अपनी वैल्यूज भी लिखते हुए चलेंगे। पाथ 1 में क्या दिया है हमें? Q की वैल्यू दी है, मतलब डेल Q जूल्स में, और वर्क डन की वैल्यू दी है। हमें क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, ओके। तो -80 और 120 वैल्यू पुट करते हैं। डेल क्यू इक्वल टू कितना दिया है हमें? -80 जूल्स, ओके। और डेल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? -120 जूल्स, ये दिया है। निकालना क्या है हमें? डेल यू निकालना है, ठीक है। तो लगाते हैं फर्स्ट लॉ, क्या बोलती है? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस
डेल डब्ल्यू, यही है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, डेल क्यू क्या है -80 इक्वल टू डेल यू वैसे ही रहेगा, यही निकालना है। और डेल डब्ल्यू कितना दिया है, प्लस है, ठीक है, -120, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -80, और ये माइनस आके इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 120 इक्वल टू डेल यू। तो यहां से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो डेल यू की कितनी बड़े का साइन आएगा क्योंकि 120 बड़ा है, तो आ जाएगा 40 जूल्स। ये क्या आ गई, हमारे डेल यू की वैल्यू आ गई। और ये क्या रहेगी, सारे के लिए सेम रहेगी। ये जो वैल्यू है डेल यू की, ये क्या रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी, EDFGH। तो मतलब जो डेल यू आया वो किसके लिए आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया। ओके, तो मेंशन कर देते हैं किसके किसके लिए आ गया है। ये ई आ गया, एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, जी और एच, ये सब क्या आ गए, हमारे आंसर आ गए, टेबल की वैल्यूज आ गई, क्योंकि सबकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो डी ई एफ जी आ गया हमारा। ओके, अब हमें क्या करना है, ए सी, ए और बी निकालना है। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हमारा पाथ 2। पाथ 2 को देखते हैं। पाथ 2 के बारे में देखते हैं। पाथ 2, अब पार्ट 2 में हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो देखते हैं। पार्ट 2 में क्या गिवन है, हमें चेंज हीट गिवन है, कितनी ऐड हो रही है, अब जो भी हो रही है, प्लस साइन से हम बता सकते हैं, प्लस है मतलब क्या है, ऐड कर रहे हैं, माइनस थी मतलब रिजेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो 90, और वर्क डन हमें नहीं गिवन है, हीट की वैल्यू गिवन है, वर्क डन की वैल्यू गिवन नहीं है। ये तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ओके, तो लिखते हैं इसको 90। तो हमें क्या दिया है, डेल क्यू इज इक्वल टू 90 जूल्स हमें गिवन है। ठीक है, और डेल यू तो हमने निकाल दिया है, जो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, ई है 40 जूल्स। फिर से देख सकते हैं, ई है इसके पास, तो ई की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। ये देखिए ई की वैल्यू। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट लो अपनी लगाएंगे। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, वैल्यू पुट करते हैं। डेल क्यू की वैल्यू कितनी, 90 इक्वल टू डेल यू आया हमारा 40 प्लस डेल डब्ल्यू, 40 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50 जूल्स। क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 50 जूल्स आएगा, बिल्कुल। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सी आ गया, टेबल की सी की वैल्यू आ गई, देख सकते हैं आप टेबल में, ये आ गई हमारी सी की वैल्यू। पाथ 2 कंप्लीट हो गया अपना। अब पाथ 3 देखते हैं, जिसमें हमें हीट की वैल्यू नहीं गिवन है, एफ तो पता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा, स्ट्रेट पाथ है, हीट निकालनी है, वर्क डन दिया है जो कितना है 40 का। ओके, थर्ड पाथ के लिए देखते हैं। पाथ 3 के लिए देखते हैं। डेल क्यू नहीं गिवन है हमें, डेल डब्ल्यू गिवन है हमें 40 जूल्स का। ओके, और एफ तो हमें पता है, जो क्या है उस टेबल में जो एफ है वो क्या है हमारा, डेल यू है, और वो भी हमने कितना निकाला है, 40 जूल्स निकाला है। फर्स्ट लॉ लगा देंगे यहां पे भी, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, वैल्यू पुट करते हैं, डेल क्यू निकालना है, डेल यू कितना है हमारा 40, और डेल डब्ल्यू भी कितना है 40, तो डेल क्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 जूल्स। ये आ गए 80 जूल्स, और ये किसकी वैल्यू है, हमारी ए की वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट हमें किसके लिए देखना है, पाथ 4 के लिए बी निकालना है।
मतलब Q की वैल्यू निकालनी है। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन तो हमें पता है। ओके, तो निकालते हैं पाथ 4 के लिए। क्या गिवन है हमारा पाथ 4 में? पाथ 4 और हमें क्या दिया है? डेल डब्ल्यू की वैल्यू दी है पाथ 4 के लिए, जो कितनी है? -40 जूल्स गिवन है। और डेल यू तो पता ही है, हमें निकाल लिया है हमने। उसकी वैल्यू कितनी है डेल यू की? 40 जूल्स। 40 जूल्स। ओके, तो क्या करेंगे? अपनी फर्स्ट लॉ लगा देंगे हम, जो क्या होगा? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू ही के हमको निकालना है। डेल यू की वैल्यू है 40 और डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40। तो डेल क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 जूल्स आ जाएगा। तो डेल क्यू आ जाएगा हमारा 0 जूल्स। तो 0 जूल्स आ जाएगा आंसर। तो ये क्या होगा हमारा? 0 जूल्स की वैल्यू, तो ये जो आएगी, ये कौन सी वैल्यू आएगी? टेबल में देखते हैं। तो ये रहेगी हमारी बी की वैल्यू। तो हमने सारी चीजें निकाल ली। कौन सी वैल्यू है हमारी? ये बी की वैल्यू है। तो चारों पाथ का हमने निकाल लिया। टेबल की सारी वैल्यूज हमने क्या करी? कंप्लीट कर ली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अरेंज 4 पाथ शोन इन दी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। ऑन दी बेसिस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय द गैस और मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट। तो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के फॉर्म में क्या करना है इसको? हमें पूरा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में क्या करना है इसको? वो करना है। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो यदि हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, सबसे पहले देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है, किस रास्ते से आया उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो सारे स्टेट की इंटरनल एनर्जी क्या होगी ना? सेम होगी, क्योंकि फर्स्ट और 2 स्टेट क्या है? उसी पॉइंट में है। तो यदि हम देखेंगे फर्स्ट वाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी की यदि हम बात करेंगे, यदि हम देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन, यदि हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी? सबकी सेम होगी। तो डेल यू क्या होगा? सेम फॉर ऑल। मतलब उसका कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हम क्या कर पाएंगे? ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। क्योंकि सभी सबकी सेम होगी तो उसका कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा, तो क्या होगी? सेम आएगा इसका आंसर वर्ड्स के फॉर्म में। वर्क डन बाय द गैस देखते हैं। तो यदि अब हम वर्क डन के बारे में बात करें तो क्या होता है? वर्क डन कैसे होता है? एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम है और ये क्या हो जाएगा इसका? वर्क डन। ये जो वैल्यू है, ये जितना भी एरिया आएगा इसके अंडर, ये क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। तो सबसे कम वर्क डन किसका होगा? डी वाले का होगा, क्योंकि उसका इतना एरिया आ रहा है। फिर उससे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? सी का होगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है डी से। फिर उससे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? बी वाले का होगा, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? ए वाले का होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो होगा वो कैसा होगा? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा डी, क्योंकि वो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद कौन आएगा? सी, फिर उसके बाद बी, और फिर उसके बाद ए, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जिसका सबसे कम होगा उसका वर्क डन सबसे कम होगा। डी का क्या है? सबसे कम है, तो वो क्या होगा? सबसे नीचे आएगा। उसके बाद सी का थोड़ा बड़ा, डी का, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? डी सी बी ए, डी सी बी ए। ओके, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर बोल रहा है। ओके, तो ये देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्ड चीज के बारे में। तो अब क्या होगा? हीट ट्रांसफर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड वाले के लिए फर्स्ट लॉ को देखना पड़ेगा। क्या बोलती है फर्स्ट लॉ? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यही बोलती है हमारी फर्स्ट लॉ। अब यहां पे क्या है? डेल यू हमारा क्या है? सेम है। डेल यू क्या है? सबके लिए सेम है।
तो जब del U सेम होगा तो इसका मतलब जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसी का हीट इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जिसका ज्यादा हुआ उसका वह, तो सबसे ज्यादा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। ओके तो वर्क डन सबसे ज्यादा जिसका है उसकी हीट सबसे ज्यादा होगी, मतलब ए वाले की जो हीट है, ये वाले ए की हीट सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, डी वाले की। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सेम वैसी जैसे हमने प्रीवियस वाले का लिखा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी, और उसके बाद ए। ये क्या है, थर्ड वाले का असेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया। जब del U सेम है तो जितना वर्क डन होगा उसी की हीट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वही उतना ही वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डी सी बी ए। ओके तो ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा फर्स्ट वाला ये वाला लेक्चर खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आगे प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।